तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का मतलब इसमें अगर मिला जुला कर बात की जाए तो चैप्टर 1 में 5 खंड है, क ख ग घ अंग है। तो चैप्टर 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, 50, 100, 150 जितना भी होगा, इसमें हम दो पार्ट करके आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। तो आज का जो सेक्शन होगा वो पार्ट 1 होगा, जिसमें 25-30 क्वेश्चन लगभग बताएंगे। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो 2024 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी प्रश्न हम बताएंगे सब बीएम बताएंगे, यानी वीवीआई बताएंगे। तो इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना, आप लोग को देखते पीरियड में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हम शुरू करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी भूगोल ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें कर रहा है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? संसाधन बच्चों दो प्रकार के होता है, याद रखना। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ना कि वैसा संसाधन जिसको हम कितना भी उपयोग कर ले वो खत्म होने वाला नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, इसको भी कितना भी हम लोग इस्तेमाल कर लिए जाए, इसको वो खत्म होने वाला है नहीं है, ये नवीकरणीय में आएगा। उसी तरह हमारा मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा, हवा हो जाएगा। तो जितना भी आपको दिखाई देता है तो खत्म ना हो, उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। और जो खत्म हो जाए, उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में खत्म हो जाए, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जितना एग्जाम्पल आप लोग बता रहे हैं सब अनवीकरणीय में आएगा। इस सबको ध्यान रखते हुए आप लोग को बनाना है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो देखिए सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये कभी खत्म होने वाला है नहीं होने वाला है, इसलिए कौन सा संसाधन होगा बच्चों? नवीकरणीय संसाधन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन का मतलब होता है हवा। हवा भी कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हवा भी कौन सा संसाधन होगा? नवीकरणीय संसाधन होगा, याद रखना। तीसरा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अब आप लोग को अभी बताया है कि कोयला जो है उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन आने वाला समय में क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। तो जो आने वाले समय में खत्म हो जाए उसको हम लोग अनवीकरणीय बोलते हैं, तो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चौथा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के अंतर्गत आता है जितना भी हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधा है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। संरक्षण का मतलब बचाना, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। याद रखना, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। ठीक है, इसके बाद जो है हम 5 नंबर से बता रहे हैं। 5 नंबर पर है, आईपीसीसी का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि आईपीसीसी जो मुख्यालय है ये किस नगर में स्थित है, नगर माने शहर होता है, किस नगर में अवस्थित है, ठीक है, किस जगह पर है, तो याद रखिएगा जेनेवा में। कहां पर है बच्चों? जेनेवा में आईपीसीसी का मुख्यालय। ठीक है, 6 नंबर पर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना? एक पुस्तक का नाम है, जो किसने रचना किया था? तो सुमेशर ने किए थे, सुमेशर। किसने किए थे? सुमेशर ने। 7 नंबर पर है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? यानी लोगों ने कहा कि जो संसाधन है इसको सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से कीजिए कि आने वाले समय में कभी खत्म ना हो। तो इसका प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो 1968 ईस्वी में आया, याद रखना, 1968 ईस्वी में। 8 नंबर, सार्वजनिक स्थान पर बाना मंदिर, ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर बाना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे किसी भी स्थान पर, जैसे गांव जवान में मंदिर बनता है, तो जो मंदिर बना है, ठीक है, किसी जगह पर, तो कौन सा संसाधन में आएगा? याद रखना, सामुदायिक संसाधन में आता है। सामुदायिक का मतलब होता है ना कि मंदिर का यूज कोई भी कर सकता है, कोई भी जाकर उसमें पूजा पाठ कर सकता है, वो मंदिर किसी का नहीं होता है। गांव में अगर बहुत सारे लोग हैं तो सब किसी का मंदिर है, ठीक, तो उसी को बोलते हैं समुदाय का। तो परीक्षा में यदि सार्वजनिक स्थान पर बाना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सामुदायिक संसाधन होता है, याद रहेगा ना। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, लिमिटस टू
ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ठीक है, पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, यानी किस वर्ष छपा गया था? तो 1972 ईस्वी में, याद रखना। 10वां नंबर पर है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? यानी राजस्थान जो राज्य है उस राज्य में किस संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा, यानी वहां पर जल को बहुत ज्यादा कमी है, याद रखना। जो राजस्थान होता है वो राजस्थान में किस संसाधन की कमी है बच्चों? तो जल ऊर्जा, यानी वहां पर जल की कमी है। इसके बाद जो है 11 नंबर बता रहे हैं, देखिए 11 नंबर पर है तट रेखा से कितने समुद्री मील तक का महासागरीय, ध्यान समझिए, महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो तट रेखा से हमको बताना है कितने समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र जो है किसी देश का क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। तो 200 किलोमीटर, याद रखना, 200 किलोमीटर या 200 मील हो सकता है। 11 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिए, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? देखिए कोई भी संसाधन है तो संसाधन के रूप किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर, यानी लिमिट के अनुसार उपयोग करना चाहिए। जितना आपका जरूरी है उपयोग करने का उतना ही उपयोग कीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयोगिता पर। 3 नंबर पर है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी अगर पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा मिट्टी का अगर विस्तार है, फैला हुआ है, तो किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का, याद रखना। भारत में सबसे ज्यादा अगर मिट्टी का विस्तार हुआ है तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है। 14 नंबर प्रश्न पर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यानी पंजाब में भूमि जो निम्नीकरण होता है उसका वहां पर मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, यहाँ पर सिंचाई वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर जल की भी जरूरत ज्यादा पड़ता है। 15 नंबर प्रश्न पर है स्थानबद्ध मिट्टी का एक उदाहरण बताना है। स्थानबद्ध मिट्टी का क्या बताना है बच्चों? उदाहरण। तो काली मिट्टी हो जाएगा। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी का अगर कुछ उदाहरण बताइए तो काली मिट्टी होगा। 16 नंबर प्रश्न पर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है इसको क्या कहा जाता है? तो बंगर कहा जाता है, याद रखना, बंगर। क्या कहा जाता है? बंगर। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहेंगे बंगर। ठीक है, बंगर। इसके बाद जो है 17 नंबर बता रहा है भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि यानी भारत में जो भी किसान लोग खेती करते हैं उस खेती में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद याद रखना, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो 17.32%। 17.32% जो है राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? योगदान। 18 नंबर मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? जिस तरह खून का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान होता है, उसी तरह मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो हमारा 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 7। 19 नंबर प्रश्न पर है मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा माने मिट्टी होता है, मृदा तो मतलब मिट्टी, और मिट्टी में जो है मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मात्र 3 परत होता है। तो हम आंसर कहेंगे 3। 20 नंबर जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में। ठीक है, याद रखना, झारखंड जो ऐसा राज्य है जहाँ पर जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? 21 नंबर, ध्यान समझना। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? सोपानी कृषि समझते हो, ऐसे गोल गोल खेती होता है उसको सोपानी कृषि बोलते हैं। तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि क्या है? प्रचलित है। 22 नंबर पर है काजू की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग होता है? यानी जहाँ लोग काजू होता है ना, काजू की खेती करता है, तो काजू की खेती करने के लिए किस मिट्टी का उपयोग करना चाहिए? तो याद रखना, लेटेराइट मिट्टी। अगर लेटेराइट मिट्टी वहां पर है तो काजू की खेती बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो काजू की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग होता है? लेटेराइट मिट्टी। तो इस आपका पार्ट 1 में टोटल हम 22 ऑब्जेक्टिव बनवाए हैं। इसी तरह पार्ट 2 आएगा आपके बीच, तो पार्ट 2 में जो वीडियो हम बनाएंगे तो 23 नंबर से शुरू होगा। अगर पार्ट 2 में अगर पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होता है तो हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।